नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार को घेरने वाली एक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब 9 जून को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। राकेश टिकैत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में मिली बड़ी जीत की बधाई भी देंगे। इसके अलावा दोनों के बीच किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी। बता दें कि चुनाव से पहले भी टिकैत ने बंगाल दौरा किया था और तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं और उन्होंने किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था। कई टीएमसी सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहां किसान पिछले साल नवंबर से धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रचार कम होने के बीच किसानों ने भी अपने आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की योजना बनाई है। केंद्र के साथ कई दौर की वार्ताओं के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। पिछले साल 26 नवंबर से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब एक हिसाब से कहा जाए कि ममता बनर्जी के बाद से मिलने के बाद राकेश टिकैत, हालांकि पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे तब भी राकेश टिकैत ममता बनर्जी से के साथ पहुंचे थे, वहां पर वो प्रचार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की लगातार अपील कर रहे थे। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव भी हुए थे तब भी इस किसान आंदोलन का बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। फिर से एक बार ममता बनर्जी के साथ किसान आंदोलन की बात अगर कहें तो लेकर राकेश टिकैत ममता बनर्जी से मिलने पहुंचेंगे। और इस पूरी कवायद को राकेश टिकैत के जरिए अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत के जरिए बंगाल से बाहर भी टीएमसी का कद बढ़ाने की कोशिश में है। एक हिसाब से कहा जाए कि अब राकेश टिकैत ममता बनर्जी के लिए बंगाल के बाहर भी टीएमसी को मजबूत करेंगे। जिस हिसाब से अंदर खाने से खबरें आ रही हैं या जो सूत्र बता रहे हैं कि अब टीएमसी जो है वो राकेश टिकैत के जरिए किसान आंदोलन के जरिए बंगाल से बाहर राजनीतिक घुसपैठ करने जा रही है। और एक हिसाब से कहें तो अब टीएमसी अपना विस्तार अन्य राज्यों में करना चाहती है। और इन्हीं पूरी अटकलों के बीच अगर एक हिसाब से कहा जाए कि क्या मायने हैं सीएम ममता से मिलेंगे राकेश टिकैत, ये पूरी राजनीतिक रस्साकसी या ये जो मीटिंग है ये कितनी अहम होगी, किसान आंदोलन को तेज करने पर चर्चा होगी। ये माना जा रहा है आंदोलन के जरिए टीएमसी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये मुलाकात कई मामलों में बड़ी अहम हो सकती है। बंगाल से बाहर प्रभाव जमाने की तैयारी में अब टीएमसी लग रही है। और जिस तरीके से टीएमसी के कई नेता जो ऐसे थे कि जो कि टीएमसी से बाहर हो गए थे, या कहें कि जब भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ता बंगाल में देखा, हालांकि ममता बनर्जी एक बड़ी जीत उन्होंने बंगाल से हासिल की थी। और एक हिसाब से कहा जाए कि राकेश टिकैत भी उस चुनाव में पहुंचे थे और राकेश टिकैत वहां पर लगातार बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया था। हालांकि आंदोलन बहुत बड़ा था, आंदोलन चला और इस आंदोलन की जो रूपरेखा है 26 जनवरी की उस ट्रैक्टर रैली से इस आंदोलन में कील ठोकना शुरू हो गई थी। एक हिसाब से कहा जाए कि आंदोलन में बिखराव तो आया, लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू निकले, राकेश टिकैत वहां पर किसानों के बीच में रो दिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन में किसान अपने गांव से निकलकर भाग लेने के लिए दिल्ली के बॉर्डर जहां पर किसान जमे हुए थे, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद में ये आंदोलन मजबूत तो हुआ। साथ ही राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े मसीहा, एक बड़े नेता बनकर उभरे। इस पूरी कवायद को अब एक हिसाब से देखा जाए तो 9 जून को ममता बनर्जी राकेश टिकैत की जो मुलाकात है वो अपने आप में बड़ी अहम हो जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो है गेस्ट भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता फरीद खान जी, टीएमसी नेता हैं बंगाल में। फरीद खान जी, फरीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। फरीद जी, जैसे कि लगातार अब कहा जा रहा है कि 9 जून को राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है, क्या खास होगा इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, टिकैत जी हमारे यहाँ बुधवार को 9 तारीख को आ रहे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
और वो तो हमें बधाई देने आ रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल के इलेक्शन को लड़ा मोदी जी के खिलाफ, जी वो देश ने देखा और महेंद्र टिकैत जी ने भी देखा। तो महेंद्र टिकैत जी भी हमारे समर्थन में यहाँ उन्होंने आगे कई मीटिंग भी की थी। तब उसी की मुबारकबाद देने के लिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल को जीता है, पूरे केंद्र की पूरे फौज के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अकेली डटी रही है, जिस तरह से जीता है, जी उसका उनको मुबारकबादी देने आ रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए इसी बहाने हम लोग शायद अगर वो हमसे कोई मदद चाहेंगे तो उनको मदद भी करेंगे। बिल्कुल। क्या बंगाल की अगर बात की जाए, नवीन मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। नवीन जी, अब क्या राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की जो मुलाकात है, नवीन जी, कितने मायने रखती है बंगाल की राजनीति के लिए? देखिए नरेंद्र जी, भारतीय लोकतंत्र के अंदर में सब लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अधिकार है, बिल्कुल मिल सकते हैं, अच्छी बात है। अपनी बात मिलकर पॉजिटिव चर्चा हो, पश्चिम बंगाल में कैसे विकास हो, राज्य कैसे आगे बढ़े, इस पे चर्चा करें, अच्छी बात है जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़ी जनमत से मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जीत के आई हैं जी। और इसी इलेक्शन के दौरान राकेश टिकैत लेके आने के बाद पश्चिम बंगाल की एक बिटिया इन लोग के आंदोलन से जुड़ी थी, जिसके साथ में कई इन किसान आंदोलन के लोगों ने बलात्कार किया और उसकी मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे 9.5 करोड़ बंगाल की जनता है, उसके भावना को मुख्यमंत्री जी रखेंगी और राकेश टिकैत से ये जवाब मांगा जाएगा कि हमारी बंगाल की एक बिटिया जिसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी किसान आंदोलन में, बिल्कुल उसके परिवार के साथ क्या न्याय होगा, ये बंगाल की जनता जानना चाहती है। हम ये देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कथनी और करने में कितना फर्क है। ये किसान आंदोलन के लाभ में पश्चिम बंगाल में यहाँ के जो 9.5 करोड़ की जनता की जो भावना है और जो हमारी बिटिया की मृत्यु हो गई थी बलात्कार के बाद, जिसकी पुष्टि हुई है, FIR हुई है, उसमें कई अभियुक्तों का नाम आया है, लेकिन आज सरकार बने हुए लगभग 20 दिन हो गया है, न तो मुख्यमंत्री जी का, न यहाँ के कृषि मंत्री जी का और न किसान आंदोलन। फरीद जी, बड़ी बात है, फरीद जी बड़ी बात है, वो युवती किसान आंदोलन को समर्थन करने देने पहुंची थी फरीद जी, और उसके साथ में क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है कि बात कर रहे हैं कि भाई आपके प्रदेश की एक महिला जो पहुंची थी वहां पर आंदोलन में, किसान आंदोलन का समर्थन करने ही पहुंची थी, उसके साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीजेपी वालों को तो बातें घुमाने का और कुछ कर, अभी महेंद्र जी आ रहे हैं यहाँ पर, बात कुछ और है। नवीन जी बलात्कार पर लेके चले गए बात, हालांकि ऐसा कोई बलात्कार हुआ है और ना ही ऐसी कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड है, और अगर कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई होगी तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन पूरा एक्शन लेगा। उसके लिए नवीन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आराम से बिल्कुल जरूर एक्शन होगा। मगर मैं नवीन जी हमारे मित्र नवीन जी की बात चाहता हूँ कि जब भी देश की विकास की बात हमें आती है, जब भी कोई अच्छी बात होने की आती है, तब इन्हें बंगाल में किसने क्या किया, बंगाल में किसका रेप हुआ, किसका बलात्कार हुआ, ये याद आ जाता है। 130 करोड़ की देश की जनता को उत्तर प्रदेश में या इनके मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उन्हें ध्यान नहीं आता है। नवीन जी, आप लोग तो जिस तरह की बातें करते हैं तो आप लोग की तो वही वाली मिसाल है। इसमें फरीद जी, लेकिन इसमें मामला रजिस्टर्ड हुआ है, पुलिस ने भी पुष्टि की थी। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान नहीं रखते, आप हर जगह निगेटिविटी में फैलाने में लग जाते हैं। पॉजिटिव चीजों पे ध्यान रखिए, लोग आ रहे हैं, अच्छी बातों पे गौर कीजिए। आप आप अपनी पार्टी भी संभाल पा रहे हैं और ममता बनर्जी के निर्देश को डिस्कस करने चले आ रहे हैं। आप नवीन जी अपनी पार्टी को ध्यान दीजिए। आपके वफाकत रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा। नवीन जी उन्हें बात कर लेने दीजिए। नवीन जी फरीद जी को बात का जवाब देने दीजिए, फरीद जी को बात का जवाब देने दीजिए। इससे आप लोगों से हम लोग को सलाह या मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी को जनता ने सुनकर भेजा है, वो छीनकर नहीं आई, सुनकर भेजा है, वो चुनी हुई नुमाइंदा है और हम बहुत अच्छे से बंगाल की सेवा करेंगे, बहुत अच्छे से बंगाल को देख रहे हैं और देखेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए। पूरे बंगाल में कर रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई चाहती है जनता। अच्छा, दूसरी चलिए नवीन जी अगर आपने भी कोई कांड किया होगा आप पर भी कार्रवाई होगी, किसी ने भी कोई कांड किया होगा कार्रवाई बराबर होगी, कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। अरे कार्रवाई शुरू तो करिए, कितना दिन अपने कार्यकर्ताओं को बचाएंगे आप फरीद खान साहब? नवीन जी, हमारे यहाँ कार्रवाई पूरी हो रही है। आपने देखा कि पिछले कई दिनों में जिस तरह से ATM फ्रॉड हुआ, जिस तरह से जो ATM से पैसे निकाले गए,
कुछ लोग गुजरात से पढ़कर कल ही लेके आए जा चुके हैं। कलकत्ता पुलिस बंगाल फरीद खान साहब, आप लेकिन एक बात आप दोनों की माननी पड़ेगी और कहना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, दोनों पार्टियों की बात करें, तो मतलब चुनाव के पहले किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे, अब वही लोग दीदी के बिना जी नहीं पाएंगे जिस तरीके से मछली पानी में। लेकिन एक बात तो है, बंगाल में राजनीति बड़ा बोलबाला है और लोगों के लिए कहा जाए कि बंगाल में राजनीति एक जीवन हो गया है। जिस तरीके से बंगाल में राजनीतिक आम आदमी भी राजनेता बनता जा रहा है, या जिस तरीके से राजनीति खेली जाती है, अपने आप में कहना चाहिए कि देश में मैंने ऐसी राजनीति तो कहीं नहीं देखी जैसी बंगाल में हो रही है आजकल। खैर, वो बात अलग है। लेकिन नवीन जी, एक बात बताइए मुझे कि 9 जून को राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की जो बैठक होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको देखती है? क्योंकि राकेश टिकैत, ये वही राकेश टिकैत हैं जो वहां पे जाके बंगाल में बोल रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का हक किए हैं, जो 3 कानून लेके आए हैं ये किसान विरोधी हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, किसानों को गिरवी रखने वाली बात हो रही है। ये वही राकेश टिकैत हैं जो बंगाल में जाकर आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे। क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान अभी और कर सकते हैं और स्टेटों में? देखिए नरेंद्र वर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के इस राकेश टिकैत के नेता को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। अच्छा, कारण है क्या है कि इनके कटनी करनी में बड़े फर्क है जी। राकेश टिकैत जैसे लोग केवल धंधा की राजनीति जानते हैं इस देश में, विदेशी पैसे के बल पे किसान को गुमराह कर रहे हैं। इसकी पोल खुल गई है पूरे देश के सामने। आज किसान आंदोलन पूरे राज्य के अंदर जर्जर हो चुकी है और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि किसान आंदोलन के ये नेता पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस के बी टीम के रूप में काम कर रही है। इनको पैसा दिया गया है, ये पैसा लेकर के पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। आज ये साबित हो गया रिजल्ट के बाद। हम तो अभी भी ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत एक अपोजिशन के रूप में आई है। आप राज्य का विकास करिए, किसान का विकास करिए। हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। हमारी हम जैसे ही 2 तारीख को रिजल्ट निकला, उसके 3 या 4 दिन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पश्चिम बंगाल के तमाम किसानों के अकाउंट में 2000 रुपया करके हमने भेजने का काम किया और सब किसानों के अकाउंट में चला गया है। दूसरी किस्त भी हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए चाहे वो राजस्थान का किसान हो, बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो या कश्मीर का हो या बंगाल का हो, तमाम 130-35 करोड़ जनता हमारे लिए एक समान है। हम किसानों को लेकर के हो या किसी समुदाय विशेष करके लेके हो या क्षेत्रीयवाद को लेकर हम कोई राजनीति नहीं करते। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। हम ममता बंदोपाध्याय से भी यही आग्रह करेंगे। चलिए बिल्कुल फरीद जी, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि बंगाल के बाहर राकेश टिकैत कितने अहम हो सकते हैं टीएमसी के लिए? अब हत्या की राजनीति से छोड़कर विकास की राजनीति में आ जाइए। जी, सबसे पहले मैं अपने मित्र नवीन मिश्रा जी की बड़ी तारीफ करूंगा कि भाषण अच्छा देते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। नेता है भाई, नेता है आपके बंगाल के वो भी। जी, लेकिन इनके जो नेता है देश के जी, श्री मोदी जी, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बातें अच्छी करने और काम करने में बहुत फर्क है। हमारे मित्र नवीन जी भी कह रहे थे कि 20 दिन हो गया सरकार आए हुए, कुछ काम नहीं हुआ है। 20 दिन, आज की तारीख में 32 दिन हुए हैं। 5 मई को दीदी ने शपथ ली थी, आज 32 दिन हुए। लेकिन मैं अपने मित्र नवीन जी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि उनके प्रधानमंत्री जी को 7 साल हो गए देश में, वो आज तक ये काम नहीं कर पाए हैं और ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी से उम्मीद कर रहे हैं कि 32 दिन में ही वो पूरा बंगाल को चेंज कर दें। मैं अपने मित्र को यकीन दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। ममता बनर्जी जो भी कहती है दिल से कहती है और दिमाग से भी चलती है और वो काम करके दिखाती है। और हम लोग सिर्फ पब्लिक के सेंटीमेंट से नहीं कहते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने बोला था इलेक्शन से पहले कि हम घर घर राशन देंगे, हमने घर घर राशन देने का काम कर दिया है। आपने देखा कि जिस दिन से दीदी ने शपथ ली है उसके बाद से ही कोविड की जो परेशानियां आई थी और जिस तरह से ये जो चक्रवात तूफान आया उसमें हम लोग उलझे हुए हैं और उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करना चालू कर दिया है। जहाँ जहाँ सड़कें टूट गई थी, बांध टूट गए थे, हमने उनको बनाने का और पूरा कंप्लीट करने का काम कर दिया है। तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और जिस तेजी से हमारा जो काम हो रहा है, इसीलिए भाजपा ही लोग इतने घबराए हुए हैं कि आप कहीं दीदी 2024 में दिल्ली पे कब्जा न कर ले। इनका डर स्वाभाविक भी है, सही भी है, क्योंकि जिस तरह से देश की जनता, देश के लोग, देश की तमाम विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की तरफ एक आशा की निगाह से हमारी तरफ देख रही है। ममता बनर्जी आके इस देश की बात को संभालेंगी,
हम उस पर भी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनको चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हें डर बैठ गया कि 2024 में ममता बनर्जी इनके नेता, इनके भाजपाई लोगों को और इनके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए दिल्ली पहुंचने वाली, तो इनका डरना स्वाभाविक है। तो मैं इनसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे मित्र नवीन जी और इनके तमाम दोस्तों से कि आप लोग भाषण में कम और थोड़ा सा काम करने में ज्यादा ध्यान दें। नरेंद्र जी फरीद जी कि चलिए बाहर अगर मान लीजिए अगर पार्टी एक्सपेंस भी करना चाहती है तो दिक्कत क्या है भाई, और एक्सपेंस करने के लिए नेताओं की तो जरूरत होगी ना, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे गुजरात से आए, कहीं से भी आए, नेता तो चाहिए ना भाई। सर हमारी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा हर जगह, आप कश्मीर से लेकर केरला तक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, बिहार, झारखंड, हमारे हर जगह हमारे यूनिट हैं। हम हमेशा सबसे मिलकर चलते आए हैं। हमारी हमेशा जो कोशिश रही सबको मिला के चलने की, और इनकी जो पार्टी की नीति रही हमेशा सबको तोड़ के चलने की। हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी नेत्री, हमारी ममता बनर्जी नेत्री, हमारे टीएमसी पार्टी सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, ये लोग काम नहीं करते, लेकिन हम सबका साथ सबका विश्वास और सबके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे टिकैत जी ने जो हमारी ममता बनर्जी ने चीज देखी, इसलिए हमसे मिलने आ रहे हैं, और हमसे जिस तरह की बातचीत करेंगे, हमसे जिस तरह का सहयोग चाहेंगे, हम उन्हें हमेशा देने के लिए तैयार हैं। अब बताइए नवीन जी, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं टीएमसी, और पिछली बार भी जब आप मेरे साथ डिबेट में थे तो उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी बहुत सच्चे दिल की और बहुत कोमल हृदय महिला हैं वो, आप लोग जबरन मतलब बदनाम करते हैं। ये तो राज्य की, नरेंद्र भाई, फरीद भाई को मैं जवाब दे दूं कि 2024 में बीजेपी 400 सीट पार की के नारा के साथ देश के सामने आगे बढ़ रही है जी। शायद फरीद भाई को याद होगा कि इनकी पार्टी 98 में बनी थी जी, जनवरी महीने में, और 98 के बाद केवल मथुरा सीट छोड़ के, एक बार मथुरा में एक शर्मा जी थे जो 4 बार से एमएलए थे, इनके एमएलए हुए थे। बाद बाकी हिंदुस्तान के जिस स्टेट में इन्होंने चुनाव लड़ा, सब जगह इनकी जमानत जब्त हो गई है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन एक बात है नवीन जी, लेकिन एक बात है कि जब ये जो चुनाव लड़ा, ये चुनाव तो गजब लड़ा, लेकिन ये बात तो है कि ये जो चुनाव लड़ा ममता बनर्जी ने, ये तो फिर पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा ये चुनाव जो देखा है। वर्मा जी, इस जीत की भी सच्चाई जनता के सामने आएगी समय आने पे। जी, हम तो ऑपोजिशन के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जिस ढंग से 2 तारीख को रिजल्ट निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कल के डेट में, कल बैरकपुर में जयप्रकाश यादव की तृणमूल की गुंडा वाहिनी ने पुलिस संरक्षण में बॉम्बार्डिंग करके कार्यकर्ता की हत्या की है। एक चेहरे का कम से कम 100 भाग हो गया था। नहीं, ये बात सही है नवीन जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन फरीद जी, एक सवाल मैं भी चाहूंगा, देश के में मुझे लगता है देश के प्रत्येक नागरिक के मन में ये सवाल उठता होगा। फरीद जी एक बात मैं भी पूछना चाहूंगा, हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, जो खबरें आती हैं, जिस तरीके से अभी भी खबरें आती हैं कि भाई बंगाल में हिंसा हो गई, बंगाल में राज्यपाल के काफिले को रोकने की कोशिश की जाती है, जो वीडियो आते हैं बंगाल में राज्यपाल खुद पुलिस अधिकारियों को बुला के उनको डांट रहे हैं कि भाई ये है क्या। देखिए आपके, अगर एक राज्यपाल कहीं मिलने जाता है और उन लोगों से मिलने जाता है जो माइग्रेट करके चले गए हैं, जो भाई वहां से हिंसा के कारण भाग के गए हैं, तो फरीद जी इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि पूरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। अगर आपके प्रदेश में आपके नागरिक सुरक्षित नहीं है, आपके राज्यपाल भी वहां पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, या जिस तरीके से राज्यपाल पे भी आरोप लगाए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता मुझे लगता, अगर ये इन बातों में और इन सभी घटनाओं में अगर सच्चाई है तो। जी देखिए, कहीं पर भी कोई घटना घटती है उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना एक्शन लेगा, रिपोर्ट की जाती है, रिपोर्ट होती है, सुओ मोटो केस होता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। मगर हमारे वहीं राज्यपाल जी तो यहाँ राज्यपाल का काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मुझे लगता है कि उनके इन लोगों ने शायद वादा किया था उनको कि आपको राज्यपाल हटा के अगर यहाँ पर जीत जाते तो आपको मुख्यमंत्री बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वो राज्यपाल की भूमिका नहीं निभा के अपोजिशन लीडर की वो भूमिका निभा रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ होता है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। राज्यपाल की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, राज्यपाल को उसके बीच में रह के काम करना चाहिए।
आज राज्यपाल रोजाना कभी चीफ सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग करते हैं, कभी डीजीपी को बुला के मीटिंग करते हैं। आपकी जो सीमा है, आपका जो दायरा है, आपको उस दायरे में रह के आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप उनको बताइए, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत कीजिए, मगर आप हर चीज का डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपके अधिकार में नहीं है। वो हमारे राज्यपाल बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट रह चुके हैं, उनके पास भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो नवीन जी से बताने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी उन किताबों को खुलकर देखें, उनकी क्या सीमाएं हैं उसके अंदर चले। आज राज्यपाल जी क्या है, राज्यपाल जी को हमारे बंगाल के लोगों पर, बंगाल के ऑफिसरों को, बंगाल के ब्यूरोक्रेट में विश्वास नहीं है। आज उनको देखिए, उनको ओएसडी उनका घर का आदमी, उनका पीएस उनके घर का आदमी, तो उनके तमाम जो आसपास के अधिकारी हैं, कोई भी बंगाल से नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई उनका अपने घर का रिलेटिव है। आज बंगाल लेकिन फरीद जी एक बात तो है, एक बात तो आप भी मेरी मानेंगे कि जिस तरीके से एज अपोजिशन लीडर वो राजभवन में बैठकर अपोजिशन लीडर का काम कर रहे हैं। लेकिन फरीद जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे आप मेरी, कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं, या जिस तरीके से कहना चाहिए कि राज्यपाल भी शिकायत करते हैं, या फिर कहें कि जब जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उनके काफिले पे हमला होना, या फिर एक जो बंगाल हिंसा को लेकर एक केंद्र ने एक अपनी टीम भेजी थी उस पर भी पथराव होना, अपने आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो बंगाल को बदनाम तो जरूर कर रही हैं। इस बात को आप भी मानते होंगे। जी देखिए जी, मैं आपको सब बताना चाहूँगा, नवीन जी आप एक मिनट सुन लीजिएगा, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा जी। लोगों के जितने भी प्रोग्राम थे सब पूर्व नियोजित प्रोग्राम थे कि नड्डा जी आएंगे, पत्थर पड़ेंगे, गाड़ी के अंदर हम बैठे रहेंगे, रिकॉर्डिंग। तो उस समय आपके हाथ में प्रशासन है, आपकी सरकार है, आप उसको रोकना चाहिए। अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, चलिए मान लिया, एक मिनट के लिए मान भी लिया कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होता है, कि कोई प्रोग्राम सुनियोजित होता है, पूर्व नियोजित होता है, तो भाई आपके पास पुलिस है, पुलिस लगाइए, रोकिए ऐसे असामाजिक तत्वों को। मैं वही बता रहा हूँ आपको। और दूसरे दिन ही ह्यूमन राइट्स की टीम कलकत्ता आ जाती है, एनआईए की टीम कलकत्ता आ जाती है। तो ये पूर्व यानी पब्लिक को दिखाने के लिए कि यहाँ पर अशांति फैली हुई है, अशांति फैली यहाँ पर। अगर हम लोग बंगाल में रह रहे हैं इतने आराम से, पूरा देश, पूरे बंगाल के लोग रह रहे हैं, लेकिन हम खुद अगर दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि बंगाल में आग लगी हुई है। हम लोग बताते भाई हम लोग भी बंगाल से आ रहे हैं, तो आप कैसे बच के आ गए हैं, वहां पर तो आग नहीं हुई, वहां पर लोग जी नहीं पा रहे हैं। इस तरह का माहौल इन लोगों ने पूरे देश में फैलाया हुआ है। आज नवीन जी भी वहां पे आराम से बैठे हुए, आप देखिए, मैं भी यहाँ पर आराम से बैठा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये लोगों की ये पूर्व इस तरह से बनाया हुआ इन लोगों का प्रोग्राम था, और बंगाल की जनता ने इस चीज को समझा है, इसलिए इन लोग, हो सकता है इन लोगों को 2-4 सीटें ज्यादा मिल सकती थी, मगर बंगाल की जनता ने फैसला किया कि अगर इन लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ आने दिया, आज कुछ बंगाल को जो आग लगा के रखे हुए हैं, तो कल बंगाल को ये कैसा रखेंगे। इसीलिए इसी वास्ते बंगाल वालों ने इनको टोटली वापस लौटा दिया। नवीन जी उन्होंने कहा है कि आप ही करा रहे हैं ये हिंसा, आप ही लोग ये करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल को देश भर में। ये पूरा देश समझ रहा है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। जिस ढंग से 2 तारीख के चुनाव के बाद में, 7वें 8वें राउंड के बाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में, पुलिस संरक्षण में जिस ढंग से हत्या की राजनीति शुरू की है, बलात्कार की राजनीति शुरू की है, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज बाहर हैं। आपको नरेंद्र भाई बता दें कि 4 दिन पहले माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रियंका टिब्रीवाल के पिटीशन पे ऑर्डर देते हुए राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दिया जी। उसके बाद 3-3 थाना और पुलिस कमिश्नर के लीडरशिप में 200 कार्यकर्ताओं को उनको घर मेंटाली में पहुंचाया है। और कल पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कोर्ट के खंडपीठ ने कल ये ऑर्डर किया है कि 3 मेल नंबर दिए हैं, इस पे इमीडिएटली लिस्ट देकर के कोर्ट को जमा दे। उसके बाद होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर होगा कि पश्चिम बंगाल का एक भी कार्यकर्ता जो नागरिक है वो अपने राज्य से बाहर अगर है, अगर पॉलिटिकल हंगामे में और पॉलिटिकल मारपीट की वजह से, तो पुलिस का काम है उनको उनके घर में सर के ला करके रखना, और राज्य सरकार का काम है अपने नागरिकों का सुरक्षित करना। बिल्कुल। कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है, माननीय जनाब फरीद साहब को यह जानना चाहिए, कल के डेट में आया है, कल ये हुई है ऐसा। कलकत्ता महानगर के बगल में कल बैरकपुर में जयप्रकाश यादव की हत्या बम मार के कर दी गई है, और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। 24 घंटे होने चले हैं। फरीद भाई ने गवर्नर साहब के बारे में भी कहा, मैं सुन रहा था। हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है, उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं, राज्य के पहले नागरिक। और जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने
और राज्य के अधिकारियों ने गवर्नर के पद को बदनाम करने का काम किया है। एक षड्यंत्र के तहत ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये भारत के संस्कृति के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसके लिए खतरा है। गवर्नर एक राज्य का नागरिक है, गवर्नर वही कर रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में है। गवर्नर नारदा को छोड़ दे, साठ को छोड़ दे। गवर्नर जो है ये कोविड में आए हुए चावल और दाल की जो चोरी हुई है, जो तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने जनता को नहीं देकर के पार्टियों में से बेचने का काम किया है। बिल्कुल। पिछले अल्फान में नरेंद्र भाई, मैंने कहा था राज्य सरकार को, मैंने चिट्ठी लिखी थी कलकत्ता कॉर्पोरेशन को कि अल्फान में जितने पेड़ गिरे, हजारों हजार की संख्या में पेड़ गिर गए थे पूरे बंगाल में, आखिर वो पेड़ कहाँ गया? शपथ लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि अल्फान में जितने पेड़ गिरे थे वो लकड़ी कहाँ है, अपने अधिकारी को जवाब दे और मेरे टेबल पर नंबर में लाके फाइल दे। ये हमने 7-8 महीने पहले डिमांड किया था अल्फान के समय में। आज हम लोगों ने अपोजिशन ने अगर डिमांड किया बंगाल सरकार से कि पेड़ कहाँ गई, तो हम ये झूठ बोल रहे थे, हम गलत बोल रहे थे, हम गुमराह कर रहे थे। अब उसी क्वेश्चन को मुख्यमंत्री ने कहा अपने अधिकारियों को कि अल्फान में गिरे हुए तमाम पेड़ों का रिकॉर्ड देखिए, पेड़ कहाँ गया, उसकी फाइल दो। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपोजिशन का साथ ले। हम बंगाल सरकार के मजबूत साथ देने को तैयार है ताकि पश्चिम बंगाल की जनता का कल्याण हो, मजबूती से विकास हो। मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस जो लोकतंत्र को तोड़ने की राजनीति कर रही है, ये निश्चित तौर पे बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं, चूंकि समय की कमी है। फरीद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे मित्र नवीन जी कह रहे थे कि प्रियंका तिग्रेवाल जी ने जो हाईकोर्ट में केस किया है, हाईकोर्ट में फाइन मांगी है जी। तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा सेकंड के लिए कि प्रियंका तिग्रेवाल जी 2015 में कोलकाता कॉर्पोरेशन का एक इलेक्शन, वो इंटरनी असेंबली का जो इलेक्शन लड़ी थी, उसी के अंदर एक ये काउंसिलर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, वो हार गई जी। उससे दोबारा उनको इंटरनी विधानसभा से टिकट मिला, वो इस बार फिर बुरी तरीके से हार गई। तो अब जब हार गई तो कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी पार्टी वालों को दिखाना है, क्योंकि एक एडवोकेट भी उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर केस कर दिया। हाईकोर्ट ने खुद मुख्यमंत्री चुनाव नवीन जी, मैं आपकी बात को बहुत प्यार से सुना, आपको पूरा समय दिया। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर तो सुनिए मुख्यमंत्री पूरी तरह आप भी जवाब दे लीजिएगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। नवीन जी बोल लेने दीजिए, जवाब सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे तो कैसे चलेगा? जी जी आप बोलिए। प्रियंका तिग्रेवाल जी ने केस किया जी, बोले। हाई कोर्ट, जो मैं बार बार एक सवाल करता आ रहा हूँ नवीन जी से आपके चैनल के माध्यम से जी, कि आप लोगों एक लिस्ट तो दीजिए कि कहाँ से लोग गायब हुए हैं, कहाँ से लोग घर से वापस चले गए हैं, कहाँ से लोग भागे हुए हैं। हाई कोर्ट ने भी वही सवाल किया कि आप कोर्ट में केस तो लेके चली आई हैं, मगर लिस्ट हमको दीजिए कि कौन कौन लोग घर से बाहर हैं। ऐसी कोई लिस्ट ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। हाई कोर्ट कोई बाहर गए आप लिस्ट दीजिए, बल्कि हम लोगों ने खुद आप ये लिस्ट हाई कोर्ट में दीजिए। जब आप हाई कोर्ट चले गए हैं, आप हाई कोर्ट में जाकर लिस्ट दीजिए। और रही राज्यपाल की बात कर रहे थे, राज्यपाल को बता रहे थे कि बंगाल की संस्कृति हम लोग खराब कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या अब गवर्नर साहब को बंगाल की संस्कृति पसंद नहीं है कि जो इनका ओएसडी, आईपीएस, एसडी, ओएसडी जितने भी लोग होते हैं, सारे के सारे लोग बंगाल से बाहर लाके उन्होंने यहाँ बैठाए हुए हैं। हमारे राज्यपाल को तो खुद बंगालियों को से भरोसा नहीं है, और आज ही हमको बात करते हैं कि बंगाल की संस्कृति खराब हो रही है। नवीन जी, पहले आप लोग अपने आप में आत्ममंथन कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। अब आप बोल सकते हैं। जी नवीन जी बोलिए। वर्मा जी, इस राज्य का ये हाल है कि इस राज्य का चीफ सेक्रेटरी आज के इतना बड़ा विपदा आने के बाद प्रधानमंत्री के उस मीटिंग में नहीं रहते और मुख्यमंत्री के भय से वो वहां से उठ के चले जाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद में उनको मुख्यमंत्री रिटायरमेंट के बाद में 2.5 लाख सैलरी का अपने एडवाइजर बनाती है। गवर्नर साहब चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को बुलाते हैं, डीजीपी को बुलाते हैं। कोई भी अफसर मुख्यमंत्री के भय से जाना नहीं चाहता है। पुलिस कमिश्नर आज के दिन में शायद आज बुलाया गया था, आज ही के दिन आज बुलाया गया था चीफ सेक्रेटरी को। मालूम है कि कहे कि नहीं अभी तक द्विवेदी जी। ममता बंदोपाध्याय इनकी सरकार ने अफसरों को इतना भयभीत कर दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, वेटिंग पोस्टिंग के नाम पे, कि आज गवर्नर के बुलाने पर अफसर जाना नहीं चाहते हैं। आप आश्चर्य तो जब करेंगे कि चुनाव हारने के बाद ये लोग इतना आपा खो गए इस प्रदेश में कि जबरन अपोजिशन लीडर के ऊपर एफआईआर कराया जाता है
ताकि एफआईआर कराने के बाद सीआईडी को देकर के बिल्कुल। एक चीज मैं नवीन जी बीच में रोक रहा हूँ। एक ये बड़ा मामला है कि भाई अपोजिशन लीडर के ऊपर आप चोरी का मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है। थोड़ा सा चाहूंगा मैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बेसिक मुद्दा क्या था, क्या ये मामला था जिसमें चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नवीन जी आवाज आ रही है आप तक? नवीन जी आवाज आ रही है आप तक? अच्छा, मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नवीन जी कि ये जो अपोजिशन लीडर के ऊपर चोरी का मुकदमा जो दर्ज हुआ है, चाहेंगे हम कि दर्शकों को बताएं कि ये मामला था क्या और किस तरीके से ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है उनके ऊपर, क्या था ये पूरा मामला। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के 15 साल एमएलए रहे जी। और इनके 5 साल एमपी रहे जी। उनके परिवार में उनके पिता और उनके भाई आज भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, भले ही वो हमारे साथ हैं। ठीक है। आज मुख्यमंत्री के नंदीग्राम चुनाव हारने के बाद ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी इतना आपे से बाहर हो गई हैं कि जबरन षड्यंत्र करके, सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री रहते हुए वो हल्दिया में चेयरमैन थे या कांती में चेयरमैन थे जी, या वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जी। अगर शुभेंदु अधिकारी ने कोई भी गलत काम किया तो मुख्यमंत्री ने इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? मुख्यमंत्री ने इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई किया? कहां गई थी आपकी पुलिस और कहां गई था आपका सीआईडी? जब आप चुनाव नंदीग्राम से हार गई है, जब राज्य में एक मजबूत ऑपोजिशन आपको चैलेंज देने के लिए पश्चिम बंगाल में उभरा है, तो षड्यंत्र करके तृणमूल कांग्रेस के द्वारा और सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और उनके एमएलए को, साथ साथ अपोजिशन लीडर को फंसाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के ही एक कद्दावर एमएलए थे अर्जुन सिंह, जो बैरकपुर से लोकसभा में सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पूरी तृणमूल कांग्रेस की बैरकपुर की पुलिस कमिश्नरेट, सारे उनके डीसी क्राइम, डीसी हेडक्वार्टर, उनके सारे ज्वाइंट सीपी और पुलिस कमिश्नर वहां जो वर्मा जी हैं, वो इन तमाम लोगों ने षड्यंत्र करके जो एवरीडे एक एमपी के घर के सामने बम पड़ रहा है भटपाड़ा में, प्रशासन को नहीं मालूम है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में उनके राज्य के एमपी के घर पे हमला हो रहा है और प्रशासन चुप होकर बैठी है। जब बम चल जाता है, बम चलने के बाद प्रशासन जा रही है वहां ये देखने के लिए कि बम पड़ा है और गोली चली है। तृणमूल कांग्रेस अपनी कथनी और कथनी को छोड़ दे, वरना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अपोजिशन इस राज्य में है। इस गुमान में तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगी। 214 15 सीट लेके आई है 2006 फरीद जी मामला गंभीर है। और फरीद जी आप सोचिए कि एक अपोजिशन लीडर के ऊपर इस तरीके से मुकदमे दर्ज करना, ये बात सही है। और दूसरी चीज ये मुद्दा भी सही है फरीद जी, जो नवीन मिश्रा ने उठाया है कि अर्जुन सिंह के घर में इस तरीके से एक सांसद के घर में अगर हमला होता है तो बंगाल में कौन सुरक्षित है? देखिए, नवीन जी जो बात कर रहे हैं, सांसद जो अर्जुन सिंह जी हैं, वो खुद इतने बड़े बाहुबली है, वहाँ पे उनके घर पर कोई हमला कर ही नहीं सकता है। बल्कि वो अगल बगल वालों को इतना डरा के धमका के रखते हैं। जब से वो 2019 में इलेक्शन जीते तो उन्होंने कितने मर्डर करवाए हैं आपको। उन्होंने धर्म का नाम पर उनके नाम इतने केस लिखे हुए हैं, पता चलेगा। अब रही बात नवीन जी जो कह रहे थे जी, जब तक वो लोग तृणमूल में थे जी, चाहे वो अर्जुन सिंह जी हो, चाहे वो शुभेंदु जी हैं, चाहे वो शंकु पांडा हो, चाहे वो सब्यसाची हो, जब तक वो तृणमूल में थे वो सारे के सारे चोर, डकैत और गुंडे थे। नहीं, ये भी बात आपकी सही है, ये भी बात सही है आपकी। और आज जब किसी चीज की इंक्वायरी हम करवा रहे हैं इनके कहने के अनुसार, सही बात तब ये लड़ाई कर रहे हैं कि वो चोर नहीं है, हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है। नवीन जी देखिए बात तो फरीद जी ने सही की है कि जब वो उनकी पार्टी में थे तो वो चोर बदमाश थे, लेकिन आपकी पार्टी में आए तो वो शरीफ हो गए सब। बात तो बंगाल की जनता इन लोगों को लोकतंत्र के अंदर हमने कभी नहीं कहा कि शुभेंदु अधिकारी या अर्जुन सिंह बंगाल की जनता भाजपा ही लोगों को सीधे लेती ही नहीं। लोकतांत्रिक अधिकार में होनी चाहिए। जब तक अर्जुन सिंह या शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे वो सन्यासी थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सांसद हुए वो अपराधी हो गए हैं। फरीद भाई के शब्दों में, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन थी
जब से वो आपके पास आए, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन थी तो निर्मल वॉशिंग पाउडर से धोकर आपने इनको सादा कटा सफेद कर दिया है, और आज आप इनके लिए हम लोगों को लड़ाई कर रहे हैं। राज्य सरकार चलिए धन्यवाद, बहुत से इस तरह के लोग आएंगे आपके पास, हम लोग भेज देंगे, आप लोग उनको वोट देकर हम लोग पास भेज दीजिएगा, तो साफ सुथरे हो जाएंगे। जनता ने मैंडेट दिया, सरकार चलाइए, राज्य का विकास करिए। अरे आप लोग तो खिंचाए हुए हैं, आप लोग चलाने कहाँ दे रहे हैं? सुरक्षित करिए। 1 महीने की सरकार है, आप लोग चला रहे हैं तो हम लोग सब कुछ करके रख दें। आप कोई में आप नहीं कर पाए, 1 महीने में हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, एक बर्दाश्त तो कीजिए सारे, आप लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी हाईकोर्ट चले जा रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, कभी एमएलए को भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अरे आप लोग हार से पहले स्वीकार कीजिए, आप लोग तो हार ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में और खुद चुनाव हार गए थे, कल बैठ जाइए, देखिए थोड़ा सब्र रखिए, बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम होगा। चक्रवात तूफान को हम लोगों ने हैंडल किया है, आप क्या पूरे हमारे बंगाल की जनता वाहवाही कर रही है। ये तृणमूल कांग्रेस को सबक है। ये वर्मा जी स्थिति है कि इस लॉकडाउन पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे सांसद जो सामान बांट रहे हैं त्राण का, या कार्यकर्ताओं को आपके सांसदों को पता ही नहीं है, आपके सांसद लोग तो क्वारंटाइन में गए हुए, किसी को कोई पता नहीं है, रास्ते में किसी को पता नहीं है, इसी बहाने आप लोग घर में घुस के बैठ गए हैं। यकीन जानिए 2024 में 18 नहीं, आप लोग डबल 0 लेकर बंगाल के वापस जाएंगे, हम मिलेंगे, एक भी सीट लोकसभा की आप लोगों को नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए नवीन जी एक बात बताइएगा कि 9 जून को राकेश टिकैत का जो दौरा है, हम फिर से अपने मूल बात पे आते हैं कि 9 जून को जो राकेश टिकैत का दौरा है, वो क्या कहेंगे आप? अभी और स्टेटों में चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, और अगर पंचायत चुनाव की बात करें हम तो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने बड़ा असर डाला है, जो कि रिपोर्ट्स भी बताती हैं। और उसके अलावा अगर हम कहें कि पार्टी में बड़ा मंथन भी चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें हम, चाहे उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ पे जो वो बेल्ट जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ पंचायत चुनाव में असर डाला है। क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, जो कांग्रेस के लिए एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, वैसा तो नहीं होने वाला है? मुझसे पूछा आपने? नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में हाँ जी, पश्चिम बंगाल ने कांग्रेस और सीपीएम वामपंथियों ने अपने पूरे लेटर पैड को और पूरे पॉलिटिकल चरित्र को तृणमूल के हाथ एक गिरवी रख करके उनको बेच दिया है जी। तो तृणमूल कांग्रेस के हाथों कम से कम बी और सी टीम के रूप में सीपीएम और कांग्रेस काम कर रही है जी। 150 साल की इतिहास की पार्टी, और आज पश्चिम बंगाल में एक उनका खाता नहीं खुला है। अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी बरहमपुर में उनके लोकसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस के लोग जीत नहीं पाए हैं। अपोजिशन के लीडर थे अब्दुल मन्नान, वो चुनाव हार गए हैं। 47 से आज तक एक भी विधानसभा नहीं रहा जिस विधानसभा में वामपंथियों का एक भी खाता नहीं खुला था। आज सीपीएम और सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी और डीएसपी के खाता नहीं खुले पश्चिम बंगाल में। और किसान आंदोलन बंगाल के लोग बड़े बुद्धिजीवी, बड़े समझदार हैं। राकेश टिकैत जैसे बहरूपियों की बातों को समझते हैं ये लोग, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। हम तो मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि हमारी बंगाल की एक बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसके परिवार के लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की थी। उस समय चुनाव का माहौल था, अब तो चुनाव खत्म हुआ, मुख्यमंत्री जी को मैंडेट मिला है, एक महिला मुख्यमंत्री है। अब तो उस बच्ची को, उसके आत्मा को शांति के लिए राज्य सरकार कुछ करे। टिकैत से वार्ता न करके, उसको अच्छे खाना न परोस करके, सबसे पहले बंगाल की जो हमारी बिटिया की मृत्यु हो गई बलात्कार के बाद, उसके न्यायिक जांच के लिए एसआईटी की गठन करे और अविलंब ये राकेश टिकैत जैसे लोगों को अविलंब बंगाल सरकार गिरफ्तार करे और मजबूत सीआईडी से जांच करे। और अगर सीआईडी से जांच नहीं करवा पाती है तो केंद्र सरकार को दे सीबीआई से जांच कराने के लिए। केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करने को तैयार है कि एक किसान आंदोलन के नाम में बैठने वाले लोग, ये किसान के नाम पे जो बैठ करके जो धंधा कर रहे हैं, यूपी के बॉर्डर हो या हरियाणा के बॉर्डर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, यह न्यायपूर्ण नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए खतरा है। नरेंद्र भाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चुनाव के वक्त में एक बच्ची ने 4-5 लोगों पे आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। उस बच्ची के पिता ने आरोप लगाया था, उसकी माता ने आरोप लगाया था, और वो बच्ची बाद में हॉस्पिटल में मृत्यु के शैया पे चली गई, वो मृत्यु उसकी हो गई। चलिए फरीद जी, नवीन जी एक फरीद जी से एक सवाल ले लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। फरीद जी एक बात बताइए कि राकेश टिकैत कहना चाहिए किसान आंदोलन का अब तक का सबसे बड़ा चेहरा, टीएमसी के लिए क्या, देश की अगर बात करें बंगाल के बाहर
कितना आपके लिए वो प्रभावी हो सकते हैं और आपकी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, हम इसमें फायदे और नुकसान की कोई बात नहीं देखते हैं। जी। राकेश टिकैत जी ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रो पुअर, प्रो फार्मर, प्रो पीपल काम करती है। ममता बनर्जी आम जनता के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है। उन्होंने ममता बनर्जी की छवि देखकर ममता बनर्जी के पास मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर उनकी क्या डिमांड है, कुछ रही है, हमको उनको किसी का तरह का भी साथ देना पड़ा, हम जरूर देंगे। ममता बनर्जी को किसी के साथ की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी की अपनी एक खुद छवि है। ममता कहीं बनर्जी- ऐसा तो नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके साथ खड़ा है वो आपका दोस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दुश्मन है? जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इनसे पीड़ित हैं, सर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हिटलर का नाम सुना था। हम लोगों ने हिटलर को अपनी आंखों से नहीं देखा, ना इस पीढ़ी ने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, ये ही अगर हम लोग फ्यूचर में किसी को बताएंगे तो हिटलर ऐसे ही होते होंगे, ये समझ में आ रहा होगा। पिछले 26 नवंबर से जी सारे किसान गाजियाबाद बॉर्डर पर राष्ट्रवादियों के बैठे ऊपर ऐसे आरोप लगता है फरीद भाई। बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इन लोगों को एक बार किसानों से मिलने जाने का मौका नहीं मिला। और आज नवीन जी उनको बैठ के गालियां देते हैं, उन पे सीबीआई लगाने की बात करते हैं, उन पे एनआई लगाने की बात करते हैं। अरे एक बार अगर आप जाके मिल लेते हैं तो बात सरदार भगत सिंह जी को भी कहा गया था कि आतंकवादी है ये। अभी तक नहीं कर रहा है कि अभी पंचायत इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, ये लोग तीसरे नंबर पर चले गए, मगर इनका घमंड अभी तक नहीं कट रहा है। और फिर वही इलेक्शन आएगा, फिर धर्म की राजनीति कर लेंगे, तुम हिंदू हो मुसलमान हो। अरे मुसलमान को तो छोड़ो, तुमने तो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। आज वहां पर जलाने की जगह नहीं है, लोगों को गंगा में बहाया जा रहा है। जिन लोगों को गंगा के किनारे दफना दिया गया है, मालदा में भी 2-3 दिन से लाश मिल रहा है। रामनवमी लगाई हुई थी, रामनवमी को उठा के फेंक दिया गया है। फरीद और ये खान साहब, हिंदू की मालदा बात में भी करते हैं। लाश मिल रहा है, ये लोग मालदा ना बंगाल हिंदू के हैं, नहीं ना है। मुसलमान के हैं। ये लोग सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करते हैं। जहाँ पर गंगा वोट करीब 100 किलोमीटर करके रेडियस में है बंगाल में। ना इनके लिए हिंदू है, ना इनके लिए मुसलमान है, ना इनके लिए गरीब है, ना इनके लिए किसान है। ये लोग सिर्फ अपने मतलब की बात करना जानते हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन चूंकि समय की कमी है, दोनों हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन एक बात तो जरूर है कि दोनों पार्टियां जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है, या फिर एक हिसाब से कहें कि किसान आंदोलन जिस तरीके से देश में अपना कहना चाहिए कि जो राकेश टिकैत हैं एकदम से बड़े किसान नेता बनकर उभरे थे, लेकिन जिस तरीके से वो किसी एक पर्टिकुलर सरकार के पीछे, या फिर कहना चाहिए कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर बीजेपी का चुनाव होता है या बीजेपी चुनाव लड़ रही होती है, या वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर बीजेपी को हार मिली है, तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की मुलाकात है, वो भविष्य के कई मायने तय करेगी और इस मुलाकात के कई मायने आगे भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।